नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। आज की बड़ी खबरें सीधे खाड़ी से लेकर पूर्वी एशिया तक वैश्विक तनाव की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। खाड़ी में उठता धुआं सिर्फ जहाजों का नहीं दर्शकों, बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों का संकेत दे रहा है। कार्गो शिप पर हुए डबल अटैक ने एक बार फिर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। कह रहे हैं कि हमने बदला ले लिया है। दूसरी तरफ ईरान की तीखी धमकियां और उन धमकियों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन, और उस टेंशन में एक फोन खड़काया गया, फोन किया गया है। कथित फोन डिप्लोमेसी ने हालात को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के फोन पर यस सर, ओके सर कहा है। अब ऐसी क्या स्थिति बनी? ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया जिसकी वजह से नेतन्याहू ने सिर्फ और सिर्फ यस सर, ओके सर कहा है? सवाल यह कि क्या यह बातचीत तनाव घटाएगी या आग में घी डालने का काम करेगी? और इधर एशिया को भी नहीं भूलना। एशिया को नहीं भूल सकते दर्शकों, क्योंकि एशिया में भी शक्ति प्रदर्शन का नया दौर शुरू होता है, वो नजर आ रहा है। चीन के परमाणु दैत्य की कहानी आपके सामने लाऊंगा। परमाणु दैत्य हथियारों के दावे ने रणनीतिक संतुलन पर सवाल खड़े कर दिए, क्वेश्चन मार्क। तो वहीं जापान का चीन पर करारा प्रहार इस बात का संकेत है कि इंडो पैसिफिक अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि भविष्य की भू राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। कूटनीतिक मंच से लेकर रक्षा नीति तक टोक्यो का सख्त रुख साफ संकेत दे रहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में ताकत का संतुलन तेजी से बदल रहा है। पिक्चर बदल रही है, कहानी बदल रही है। तो सवाल यही है, क्या दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर नए संघर्ष की तरफ बढ़ रही है, या फिर यह सिर्फ कूटनीतिक दबाव और रणनीतिक संदेशों की चरम सीमा है? दुनिया के अलग अलग कोनों से आ रही ये खबरें एक ही सवाल छोड़ जाती हैं दर्शकों, क्या हम नए युद्ध के दौर में दाखिल हो चुके हैं? करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर विश्लेषण करते हुए हम नजर आएंगे और अब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर में कहानी बदल रही है। वर्ल्ड वॉर में पिक्चर बदल रही है, धमकियां तेज हो रही हैं, फोन घुमाए जा रहे हैं, अपनी अपनी ताकतें दिखाई जा रही हैं, और इसकी वजह से सब कुछ इस वक्त डिसबैलेंस होता हुआ नजर आ। सबसे पहले चर्चा करेंगे वर्ल्ड वॉर में, उसकी तस्वीर आपके सामने रख देते हैं कि समंदर में हमला, हमने लिया बदला। जी हां, यही कहानी समंदर में देखने को मिली। आज से कुछ दिन पहले वर्ल्ड वॉर में मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी जहां पर सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमला किया गया था अमेरिका की तरफ से। शिप्स को टारगेट किया गया था, जहाज पर हमला किया गया था, और उसके बाद से उथल पुथल मची। ईरान ने भी अब करारा जवाब दिया। ईरान ने भी पलटवार किया है और कह रहा है कि समंदर में हमने बदला ले लिया है। एक शिप पर अटैक किया गया, पहले मिसाइल से अटैक किया गया और उसके बाद से ड्रोन से अटैक किया गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूरी तरह से यह शिप डूब जाए। और इसकी वजह से मिर्च लगी है, डोनाल्ड ट्रंप को मिर्च लगी है दर्शकों। कैसे यह हमला लिया गया और क्या कह रहा है ईरान, यह भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे, वो आपके सामने रख देते हैं कि आप वर्ल्ड वॉर की स्थिति, ईरान की धमकी देखने को मिल रही है और फोन डिप्लोमेसी जो है वो देखने को आई है, क्योंकि ईरान ने साफ तौर से कहा था, जो शर्तें रखी थी दर्शकों, जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, उन शर्तों में यह भी था कि लेबनान पर हमले नहीं होने चाहिए मिस्टर प्रेसिडेंट। लेबनान को लेकर इजराइल को अपने रुख नरम करने पड़ेंगे, सीज फायर मानना पड़ेगा, और सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमला नहीं किया जा सकता।
आतंकियों को मारने के नाम पर हमला नहीं किया जा सकता। ये सब चीजें हमने आपको बताई थी और तो और उन शर्तों को दरकिनार करते हुए मिस्टर नेतन्याहू उन्होंने हमले जारी रखे। बेरूत वाली धमकी निकलकर सामने आई और इधर बेरूत की धमकी आना था कि उधर ईरान ने नाराजगी जाहिर कर दी कि भाई साहब हमले तो रुक नहीं रहे। बेरूत पर हमले की कहानी भी सामने है और उतने में डोनाल्ड ट्रंप ने फोन घुमा दिया, कहा हेलो मिस्टर नेतन्याहू क्या कर रहे हो तुम? यहां सीजफायर बढ़ाने की बात हो रही, शांति वार्ता की बात हो रही, रास्ता निकालने की कोशिश चल रही है और तुम हमले कर रहे हो। पागल हो गए हो क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा है। जो रिपोर्ट, जो आधिकारिक बयान जो है देखने को मिले, जो बातें निकलकर सामने आए उसमें इसका जिक्र है। और तो और गाली देने की बात आई, बोल भी नहीं सकता मैं। फोन घुमाकर नेतन्याहू को समझा दिया, हड़का दिया और कह रहे हैं कि शांत बैठ जाओ, बहुत हो गया। और उधर से नेतन्याहू ओके कर रहा है। अब यह स्थिति क्यों पनपी, क्या कहानी है इसकी, यह भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं वर्ल्ड वॉर में, जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करेंगे, वो है कि ड्रैगन का परमाणु दैत्य पूरी तरह से तैयार है। परमाणु दैत्य एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही, तैयारी की जा रही, ताकत बढ़ाई जा रही है और इस ताकत के बढ़ने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ गई। रिपोर्ट तो आई थी, ब्लड प्रेशर वाली बात भी आई थी और उस ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम ड्रैगन ने जिम्मा उठा लिया। वो इधर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, समुद्र में राज करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन हो गई। अब यह परमाणु दैत्य है क्या, इसे परमाणु दैत्य क्यों कह रहे हैं, यह भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो समझिए कि अब कहानी में जापान की एंट्री से चीन पर करारा प्रहार हुआ है। मुलाकात चल रही थी, रक्षा मंत्री पहुंचे हुए थे जापान। उधर से चीन की तरफ से तंज आता है कि नया सैन्य तैयारी जो है वो तो जापान कर रहा है, वो मजबूत अपने आप को कर रहे हैं। और इतने में जापान को मिर्च लगती है और जापान ने भी पलटवार किया, कहा कि एक्सक्यूज मी, ये काम आपका है, परमाणु हथियार बनाने का काम आपका है, आपके पास सारी चीजें और हम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी है। अब ये क्यों है, ये भी आपके सामने रखेंगे। ये चार बड़ी खबरें जिस पर विश्लेषण करते हुए हम नजर आएंगे, कहानी इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखें। लेकिन इस सब के बीच चार बड़ी खबरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फटाफट रख देते हैं। समंदर में एक बार फिर से हमला देखने को मिला और हमले के बाद ईरान का बड़ा दावा सामने आया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूएस जहाज पर मिसाइल हमले का दावा किया गया है और ईरान कह रहा है कि हमने बदला ले लिया, हमने अपना काम कर लिया, हमें बदला चाहिए था और हमने अपना बदला ले लिया है। यूएस जहाज पर मिसाइल हमले कर यूएस जहाज पर ड्रोन से हमले कर हमने अपना बदला ले लिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के बीच टकराव लगातार जारी है और ईरान ने देखिए एक बार क्या किया, MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। MQ-1 और इसके बाद से MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। एयर डिफेंस सिस्टम से MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा ईरान कर रहा है और कह रहा है कि अब तक 2 दर्जन MQ-9 ड्रोन हमने मार गिराया। लेकिन लेबनान के मुद्दे पर नाराजगी अभी भी ईरान की देखने को मिल रही है, सख्ती अभी भी देखने को मिल रही है। ईरान ने इजराइल को खुले तौर पर चेतावनी जारी कर दी है कि उत्तरी इजराइल के लोग सुरक्षित जगह चले जाएं, जगह खाली कर दीजिए, क्योंकि इजराइल को करारा जवाब देने का समय आ चुका है, यह ईरान कह रहा है। क्योंकि लेबनान पर हमले रुक नहीं रहे, लेबनान पर लगातार हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर हमले किए जा रहे हैं और उसका
पलटवार कहिए कि ईरान की नाराजगी, प्रॉक्सीज पर हमला हो रहा है, ईरान नाराज है, ईरान लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहा है। कह रहा है कि बातचीत तभी होगी जब हमारी उन शर्तों में एक शर्त लेबनान को लेकर थी। इजराइल को समझाइए कि इस तरह की हिमाकत ना करे, और अगर कर रहा है तो मैं इजराइल के लोगों को कह रहा हूं, उत्तरी इजराइल के लोग सुरक्षित जगह चले जाएं, वरना हम हमला करेंगे। करारा जवाब हम देने को तैयार हैं। लेकिन लेबनान की कहानी में ब्यूफोर्ट भी नहीं भूलना है दर्शकों। लेबनान में ब्यूफोर्ट किले के पास बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ठिकानों पर हमला किया है। ब्यूफोर्ट किले के पास हिजबुल्लाह की ड्रोन स्ट्राइक देखने को मिली है, और ड्रोन स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया गया है। ये इस वक्त की 4 अहम बड़ी खबरें वर्ल्ड वॉर से जुड़ी मैंने आपके सामने रख दी है कि किस तरह से ईरान लगातार जवाब दे रहा है, हिजबुल्लाह कैसे आईडीएफ के ठिकानों पर हमला कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी जानकारी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बड़े मिसाइल हमले की तैयारी में ईरान नजर आ रहा है। अंडरग्राउंड मिसाइल बेस के रास्ते खुल चुके हैं। 50 टनल के रास्तों को ईरान ने खोल दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि 69 टनल में से 50 टनल को खोल दिया गया। अमेरिकी हमले में 69 टनल तबाह हो गए थे, और उन टनल को अब फिर से दुरुस्त कर लिया गया, यानी सही कर लिया गया है। यानी बड़े मिसाइल हमले की तैयारी में इस वक्त ईरान नजर आ रहा है। महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है दर्शकों। अंडरग्राउंड मिसाइल बेस के रास्ते खुल चुके हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। होर्मुज पर यूएस ईरान के बीच तनाव लगातार बरकरार है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। होर्मुज पर यूएस ईरान के बीच तनाव बरकरार है। नाकेबंदी के बीच अमेरिका ने 121 जहाज एक बार फिर से रोक दिए, फुल स्टॉप लगा दिया कि ये यहां से नहीं जाएंगे। ये काम देखने को मिल रहा है ईरानी बंदरगाहों। होर्मुज पर यूएस ईरान के बीच ये तनाव लगातार बढ़ रहा है, और नाकेबंदी के बीच समझिए कि अमेरिका ने 121 जहाज रोक दिए। और ये अभी की बात नहीं है, ये करीब करीब एक हफ्ते की अगर हम आंकड़ों को देखें तो 13 जहाजों को रोकने का दावा पेश किया गया है। ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रहेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर एंड कट कर दिया। कह रहे कि नाकेबंदी में कोई ढिलाई नहीं होगी। नाकेबंदी को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उस पर फुल स्टॉप लगा दिया कि नाकाबंदी जारी रहेगा, किसी तरह की रियायत बरतने को नहीं मिलेगी। लेकिन कहानी और इस पिक्चर में अब आप समझिए कि मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी। खाड़ी के पानी में फिर से बारूद की गूंज सुनाई दे रही। इराक के कसर बंदरगाह के पास दर्शकों एक मालवाहक जहाज पर ऐसा हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहले क्रूज मिसाइल दागी गई, फिर ड्रोन से दूसरा वार किया गया, और देखते ही देखते समुद्र के बीचों बीच आग का विशाल गुबार उठने लगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, यह समझिए। सबसे बड़ी बात यह कि इस हमले की जिम्मेदारी खुद ईरान ने ली। यह पहली बार है कि ईरान फ्रंट पर आकर खेल रहा है। कह रहा है कि यह जो हमला हुआ है यह हमने किया, यह जो नुकसान हुआ है यह हमने किया, यह जो दर्द डोनाल्ड ट्रंप को दिया है यह हमने दिया है। ईरान का दावा है कि उसकी IRGC ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसे अपने दुश्मनों के खिलाफ बदले की कार्रवाई बताई। यह बदला लिया गया है। जहां अमेरिका ने हमला किया था उसके खिलाफ यह बदले की कार्रवाई ईरान की तरफ से कहा गया है, और इस बदला लेने में अहम भूमिका निभाई IRGC ने। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या खाड़ी अब युद्ध का नया मोर्चा बनने जा रही है? क्या समुद्री व्यापार पर नया खतरा मंडराने लगा और बड़ा खतरा नजर आ रहा है? और क्या दुनिया की तेल सप्लाई पर फिर संकट के बादल छाने वाले? क्योंकि कहानी यही है। बारूदी धमाका खाड़ी में लगातार जारी है। अमेरिका इधर से हमला कर रहा है, जहाजों को मोड़ा जा रहा है,
दूसरी तरफ ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान भी निशाना साध रहा है। IRGC कार्गो शिप पर निशाना साधा जा रहा है। इराक के कसर के पास यह अटैक देखने को मिला है। डबल अटैक, पहले मिसाइल से, उसके बाद ड्रोन से अटैक किया गया कार्गो शिप पर। और इस शिप का नाम MSC सारिस्का बताया जा रहा है। सारिस्का जहाज को निशाना बनाया गया। मिसाइल के बाद ड्रोन स्ट्राइक देखने को मिली है। और इस पूरी हमले की जिम्मेदारी ईरान ने ले ली। ईरान कह रहा है कि IRGC ने बहुत बेहतरीन काम किया। समंदर में दहला देने वाला विस्फोट देखने को मिल रहा है दर्शकों, तो बातचीत कैसे होगी? हमले अगर होते रहेंगे तो रास्ता कैसे निकलेगा? समंदर में अफरा तफरी का माहौल रहेगा। समंदर में युद्ध का नया मोर्चा नजर आएगा। तो ऐसे में खाड़ी में युद्ध का खतरा बढ़ता रहेगा। यही हकीकत है। रिपोर्ट देखिए। खाड़ी में फिर धद की जंग। कार्गो शिप पर अटैक। ईरान ने लिया बदला। समुद्र की शांत लहरों के बीच अचानक गूंजा धमाका। फिर उठा आग का विशाल गुबार और देखते देखते एक मालवाहक जहाज युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। इराक के कसर बंदरगाह के पास हुए इस हमले ने पूरी खाड़ी क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। ईरान ने दावा किया कि उसने इस जहाज को निशाना बनाते हुए पहले क्रूज मिसाइल दागा और फिर ड्रोन के जरिए दूसरा हमला किया, यानी एक के बाद एक दो घातक वार, ताकि निशाना पूरी तरह तबाह हो सके। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस ऑपरेशन को IRGC की नौसेना ने अंजाम दिया और इस जहाज को निशाना बनाया गया। उसका नाम सारिस्का बताया जा रहा है। ईरान का कहना है कि हमला उसकी बदले की कार्रवाई का हिस्सा था। उधर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने भी जहाज पर हुए विस्फोट की पुष्टि की है। एजेंसी के अनुसार जहाज के दाहिने हिस्से पर पहले एक शक्तिशाली हमला हुआ, जिससे बड़ा विस्फोट हुआ और आग लग गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर बाद दूसरा धमाका भी हुआ। जांच में सामने आया कि दूसरा हमला ड्रोन के जरिए किया गया था, यानी हमलावरों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि जहाज बच ना पाए। हालांकि जहाज पर मौजूद क्रू और राहत टीमों ने तेजी दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे किसी बड़े समुद्री हादसे को टाल दिया गया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दुनिया को चेतावनी दे दी है कि मिडिल ईस्ट का संघर्ष अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा। समंदर भी अब युद्ध का मैदान बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में ऐसे हमले पड़ते हैं तो वैश्विक व्यापार, तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स पर भी गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि कसर और आसपास का समुद्री क्षेत्र पश्चिम एशिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। यहीं से रोजाना करोड़ों डॉलर का सामान दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। ऐसे में कार्गो शिप पर हुआ यह हमला केवल एक जहाज पर हमला नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ा खतरे का संकेत माना जा रहा है। अब दुनिया की निगाहें तेहरान, बगदाद और वाशिंगटन पर टिकी हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं, सवाल यह है कि क्या खाड़ी का पानी आने वाले दिनों में और ज्यादा लाल होने वाला है? क्या मिसाइलों और ड्रोन की ये जंग समुद्री व्यापार को अपनी चपेट में ले लेंगी? और क्या मिडिल ईस्ट का संघर्ष अब एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है? मिसाइल, ड्रोन, धमाके और समुद्र में उठती आग की लपटें। खाड़ी में हुआ यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की अस्थिर होती सुरक्षा का संकेत माना जा रहा है। अब दुनिया इंतजार कर रही कि इस हमले के बाद अगला कदम कौन उठाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग की आग फिलहाल बुझती नहीं, बल्कि और भड़कती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी खबर नेतन्याहू पर बुरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री को पागल तक कह दिया है। नेतन्याहू को फोन पर कड़ी फटकार डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है। हिजबुल्लाह पर हमले तुरंत रोकने को कहा है, यानी लेबनान पर हमले रोकने को कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने इजराइल पर, हिजबुल्लाह पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकने का दबाव डाला। ट्रंप ने कहा कि अगर वो ना होते
तो नेतन्याहू जेल में होते। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मतलब यहां पर भी क्रेडिट चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए, फोन उठाया, फोन घुमाया और कहा कि क्या कर रहे हो, हम यहां बातचीत कर रहे हैं, तुम वहां हमले किए जा रहे हो, पागल हो क्या। ये वर्ड थे उनके। और कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। और इसके बावजूद नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने हमला बंद नहीं किया तो इजराइल आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना जारी रखेगा। ये बड़ी बात उन्होंने कह दी। यानी ट्रंप के दावे के बाद नेतन्याहू का भी बयान सामने आया है। वार्ता से सैन्य अभियान नहीं रुकेगा। नेतन्याहू ने साफ तौर से यह कह दिया है कि आईडीएफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मिडिल ईस्ट में तनाव इसी तरह से बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। दर्शकों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप फोन करके समझा रहे हैं कि मान जाओ, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि नहीं, अगर उधर से हमले जारी रहेंगे, उधर से अटैक जारी रहेगा, तो हम इधर से हमला जरूर करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर नाराज है। पागल तक कह दिया इजरायली पीएम को, फटकार लगा रहे हैं। और तो और गाली देने की बात भी सामने है। कह रहे हैं कि तुरंत हमले रोको। बेरूत पर हमले करने की धमकी दी कैसे? अरे ये तो शर्त है उनकी कि लेबनान पर हमले रोकिए, उसके बाद बातचीत हो जाएगी। और तुम शर्त नहीं मानना चाहते, तुम नहीं चाहते कि बीच का रास्ता निकले, तुम नहीं चाहते कि हम लोग बातचीत करें। और इसके बाद ही धमकाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ गए कि मैं बता रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं, मान जाओ, वरना बातचीत का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग के बीच दर्शकों, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इजरायली सेना को कदम पीछे खींचने पड़ गए। क्या ईरान की चेतावनी ने वॉशिंगटन की बेचैनी बढ़ा दी, टेंशन बढ़ा दी? क्या हॉर्मुज बंद होने का डर अमेरिका पर भारी पड़ गया? क्योंकि कहा था कि लेबनान पर अगर रियायत नहीं बरती गई इजराइल की तरफ से, तो हॉर्मुज को टोटली बंद कर दिया जाएगा। तो क्या इसी दबाव में ट्रंप ने खुद फोन उठाकर नेतन्याहू से बात करनी पड़ी? क्योंकि जब इजरायली टैंक और सैनिक बेरूत की तरफ बढ़ रहे थे, तब पूरा इलाका एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा था। यह पिक्चर दिख रही थी। ईरान ने साफ संदेश दिया था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बातचीत का रास्ता बंद होगा और खाड़ी क्षेत्र में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते थे। और इसके बाद अचानक से देखिए क्या हो रहा है। इसके बाद अचानक से घटनाएं तेजी से बदल रही। ट्रंप ने नेतन्याहू से सीधी बातचीत की और दावा किया। दावा जो किया जा रहा है वो समझिए कि बेरूत की तरफ बढ़ रहे इजरायली सेना को फौरन वापस लो, वापस लौटने के लिए कहो, फैसला लो। और यह फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, अमेरिका के प्रतिनिधियों ने हिजबुल्लाह के साथ भी संपर्क साधा। नतीजा यह कि दोनों तरफ से हमले रोकने की बात सामने अब आ रही है। लेकिन सवाल कि क्या ईरान की सख्त चेतावनी ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया? यह सवाल है। अब ईरान की चेतावनी और ट्रंप की फोन की डिप्लोमेसी समझने की कोशिश करिए। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने। ईरान की तरफ से धमकी दी जाती है, हॉर्मुज बंद हो जाएगा, बातचीत का रास्ता बंद हो जाएगा, यह धमकी दी जाती है। और इस धमकी से डोनाल्ड ट्रंप डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहल की, नेतन्याहू से सीधी बातचीत की और कह रहे हैं कि बेरूत की ओर बढ़ती सेना को रोक दो। और इसके बाद से यह दावा किया जा रहा है कि इजरायली सैनिक बैकफुट पर नजर आ गए। और दूसरी तरफ ईरान हिजबुल्लाह से संवाद किया, हमले रोकने पर सहमति का दावा किया जा रहा है। सीमावर्ती मोर्चों पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल जो छोड़ जा रही है वो ये कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग इन सब घटनाक्रम से थमती हुई नजर आएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल छोड़ती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए।
ईरान की धमकी का असर। ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल किया, लेबनान से लौटेगी इजरायली सेना। मिडिल ईस्ट में मिसाइल्स, ड्रोन और धमाकों के बीच अचानक शांति की बात होने लगी है। और इस शांति के सबसे बड़े दावेदार हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बेहद सार्थक बातचीत हुई है। बातचीत के बाद बेरूत में कोई नई इजरायली सैन्य कार्रवाई नहीं होगी और जो सैन्य कदम आगे बढ़ रहे थे उन्हें वापस मोड़ दिया गया है। सिर्फ इजरायल ही नहीं, ट्रंप का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह से भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों के जरिए संवाद किया और संगठन ने गोलीबारी रोकने पर सहमति जताई। यानी ट्रंप के मुताबिक फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष कहीं ज्यादा विस्फोटक है। ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत को रोकने का ऐलान कर दिया है। तेहरान का कहना है कि लेबनान में इजरायली हमलों और संघर्ष विराम के कथित उल्लंघन के बीच अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी जहां ट्रंप शांति की तस्वीर पेश कर रहे हैं, वहीं ईरान उस तस्वीर को चुनौती देता दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने ईरान के फैसले को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर किसी समझौते का दबाव नहीं है और अगर ईरान इंतजार करना चाहता है तो अमेरिका भी इंतजार कर सकता है। साथ ही ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि सैन्य हमलों से ज्यादा असरदार हथियार आर्थिक और सामरिक नाकाबंदी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी जारी रखेगा और ये नाकाबंदी लोहे की तरह मजबूत हो। यानी संदेश साफ है, वॉशिंगटन फिलहाल युद्ध के मैदान से ज्यादा दबाव की राजनीति पर भरोसा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है, क्या ट्रंप का दावा जमीनी हकीकत में भी दिखाई देगा? क्या इजरायल और हिजबुल्लाह वास्तव में हथियार शांत रखेंगे? क्या ईरान फिर बातचीत की मेज पर लौटेगा, या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? क्योंकि मिडिल ईस्ट का इतिहास गवाह है, यहाँ संघर्ष विराम की घोषणा और अगले मिसाइल के बीच का फासला कभी कभी सिर्फ कुछ घंटों का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अब कहानी अब आप समझिए कि दोस्त दोस्त ना रहा है, यही तो हो रहा है। ट्रंप ने नेतन्याहू को खूब खरी खरी सुनाई, कह रहे कि पागल हो चुके हो तुम, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। फोन पर फटकार लगाइए, दोनों की फोन कॉल आप समझिए। वार्ता से सैन्य अभियान नहीं रुकेगा, नेतन्याहू समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सुनने को कहा तैयार है। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। उधर नेतन्याहू अपनी बात रखे जा रहे, कह रहे हैं आईडीएफ ऑपरेशन जारी रहेगा मिस्टर प्रेसिडेंट। तनाव फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हाई अलर्ट पर तनाव इस वक्त। वार्ता से सैन्य अभियान नहीं रुकेगा, आईडीएफ ऑपरेशन जारी रहेगा, यह कहानी कही जा रही, और यह सब कुछ फोन कॉल पर। लेकिन नेतन्याहू की बेरूत पर हमले की चेतावनी के बीच हिजबुल्लाह नहीं रुका तो जवाबी कार्रवाई तय है, ये कहते हुए नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य गतिविधियां तेज रहेंगी। लेबनान सीमा पर तनाव चरम पर है दर्शकों, और यह तनाव कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पहल की गई है, डोनाल्ड ट्रंप ने समझाने का प्रयास किया है, लेकिन नेतन्याहू नहीं मान रहे। कह रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक होते रहे, हिजबुल्लाह की तरफ से हमले होते रहे, तो जवाबी कार्रवाई तय है, हम हमला करते रहे। इजरायली सैन्य गतिविधियां इस वक्त तेज है, लेबनान सीमा पर तनाव देखने को जो है
वो मिल रहा, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। देखिए कि चीन का परमाणु सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट जो है वो तेज हो चुका है। ये बड़ी खबर है। शिपयार्ड में युद्ध स्तर पर निर्माण जारी है। हिंद प्रशांत में इसको लेकर रणनीतिक तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी चीन ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर टोक्यो, मनीला और नई दिल्ली तक रणनीतिक हलकों की नींद उड़ा दी। सैटेलाइट तस्वीरों ने खुलासा कर दिया है कि चीन अपने पहले परमाणु संचालित सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है, पूरी तैयारी के साथ लगा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें चीख चीख करके, और दर्शकों ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि समुद्र पर चीन के वर्चस्व की सबसे बड़ी घोषणा है। हिंद प्रशांत में ड्रैगन राज की तैयारी चल रही है। दक्षिण चीन सागर का समुद्री किला समझने की जरूरत है, क्योंकि ड्रैगन की महासागरीय महत्वाकांक्षा निकलकर सामने आ रही है और इस महाअभियान से डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो सकते हैं। चीन के परमाणु दैत्य से दुनिया में खौफ है। घातर फाइटर जेट से फुजियान पहले से ही लैस है और उसी की तरह ही ये बनाया जा रहा है। कई मायनों में फुजियान परमाणु कैरियर बेहद खास है। उसी की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, उसी का डिजाइन यूज करने की बात आ रही है। सीधे सीधे ड्रैगन अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। परमाणु सुपर कैरियर से अब पूरा गेम बदलता हुआ नजर आएगा। इसकी तैयारी चल रही है। रिपोर्ट देखिए। समंदर पर साम्राज्य, दुनिया पर दबदबा, ड्रैगन का सबसे बड़ा दांव। दक्षिण चीन सागर की लहरों के नीचे बारूद बिछ चुका है। आसमान में जंग के बादल मंडरा रहे हैं और चीन अपने सबसे खतरनाक समुद्री हथियार को तैयार कर रहा है। जालियान शिपयार्ड से आई ताजा तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि बीजिंग अब सिर्फ सीमा सुरक्षा नहीं बल्कि समुद्रों पर बादशाहत चाहता है। चीन का पहला परमाणु सुपर कैरियर तेजी से आकार ले रहा है और यही जहाज आने वाले सालों में हिंद प्रशांत की ताकत का समीकरण बदल सकता है। फुजियान पहले चीन की नौसैनिक ताकत का प्रतीक बन चुका है, लेकिन अब जो परमाणु दैत्य तैयार हो रहा है वो फुजियान से भी कई कदम आगे होगा। परमाणु ऊर्जा से लैस, लगभग असीमित ऑपरेशन क्षमता और समुद्र में महीनों तक तैनात रहने की ताकत, यानी ऐसा चलता फिरता युद्ध किला जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी दुश्मन पर हमला बोल सकता है। चीन का मकसद साफ है कि अमेरिका की समुद्री बादशाहत को चुनौती देना। अमेरिकी रक्षा रिपोर्ट कहती है कि 2035 तक चीन 6 और एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो ड्रैगन के पास कुल 9 विमान वाहक पोत होंगे, यानी प्रशांत महासागर से हिंद महासागर तक हर बड़े समुद्री रास्ते पर चीन की मौजूदगी। इस परमाणु सुपर कैरियर पर चीन के सबसे घातक हथियार तैनात होंगे। J-35 स्टील्थ फाइटर, J-15D एयर सुपीरियॉरिटी जेट, J-15D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और KJ-600 अर्ली वार्निंग सिस्टम। मतलब ये सिर्फ विमान उड़ाने वाला जहाज नहीं होगा, बल्कि समंदर में तैरता हुआ वॉर रूम होगा जो दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखेगा और पलटवार करेगा। जानकार मानते हैं कि चीन एक तीर से 2 शिकार करना चाहता है। परमाणु सुपर कैरियरों से दूरदराज के महासागरों में सैन्य दबदबा और पारंपरिक कैरियरों से क्षेत्रीय अभियानों में ताकत का प्रदर्शन, यानी हिंद महासागर हो, मिडिल ईस्ट हो या प्रशांत क्षेत्र, ड्रैगन हर मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल दक्षिण चीन सागर को लेकर है। बीजिंग पहले कृत्रिम द्वीपों और सैन्य ठिकानों का जाल बिछा चुका है। अब अगर परमाणु सुपर कैरियर भी इस रणनीति का हिस्सा बन गया तो ताइवान, जापान, फिलीपींस और वियतनाम पर दबाव कई गुना बढ़ सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि जिस समय अमेरिका का अत्याधुनिक कैरियर कार्यक्रम तकनीकी चुनौतियों और देरी से जूझ रहा है, उसी समय चीन रिकॉर्ड रफ्तार से अपने समुद्री हथियारों का विस्तार कर रहा है। यानी ड्रैगन अब जमीन नहीं, समंदर को अपना अगला रणक्षेत्र बना चुका है। परमाणु दैत्य, सुपर कैरियर की शक्ति और हिंद प्रशांत पर कब्जे की महत्वाकांक्षा। चीन का यह नया समुद्री खेल सिर्फ जहाजों की दौड़ नहीं है, बल्कि दुनिया की अगली महाशक्ति बनने की लड़ाई है। सवाल है कि क्या हिंद प्रशांत में ड्रैगन राज का नया अध्याय शुरू हो चुका है और क्या दुनिया एक नए समुद्री शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, जापान का चीन पर सीधा हमला। चीन सैन्य विस्तार छुपा रहा है। इंडो पैसिफिक में टकराव का खतरा इस वक्त मंडराता हुआ नजर आ रहा है। एशिया में शक्ति संतुलन का संकट बढ़ चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ये खबर है, जहां जापान का चीन पर सीधा हमला देखने को मिल रहा है। जापान ने सीधे सीधे उस तंज का जवाब दिया है जहां पर चीन ने कहा कि नए सैन्य विस्तार किए जा रहे हैं जापान ने, और इसको लेकर चीन ने भी पलटवार पर जापान ने जवाब दिया। कह रहे कि भाई साहब, आप खुद ऐसा काम करते हैं, आप सैन्य विस्तार कर रहे हैं जिसे आप छुपा रहे हैं। आप हैं जो हर चीज को छुपा कर काम कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करते। और इन सब की वजह से इंडो पैसिफिक में टकराव का खतरा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। शक्ति संतुलन का संकट देखने को मिला। मतलब चीन उधर अमेरिका को तो परेशान कर ही रहा है, टेंशन दे रहा है, ईरान की मदद करके टेंशन दे रहा है, और दूसरी तरफ ताइवान वाले मुद्दे पर अगर हम बात करें, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। उन्हें लगा कि मान मुनव्वल से चीन मान जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। कार्यक्रम में पहुंचे, सबकी मीटिंग्स हो रही हैं, सब बातें कर रहे हैं। इस दौरान चीन ने तंज कसा, लगा कुछ बोलेंगे नहीं जापान। गफलत में चीन था, लेकिन जापान ने पलटवार कर दिया। सीधा सीधा कहा कि चीन जो है वो अपनी सैन्य विस्तार को छुपा रहा है, बता ही नहीं रहा, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी देखने को मिल रही। हम पे लांछन लगा चुका। ऐसे में एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जापान ने पहली बार चीन को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया। जिस भाषा में चीन समझता है, उसी भाषा में उसे समझाया गया है जापान के द्वारा। इस पूरी इनसाइड स्टोरी को आप समझिए। सिंगापुर की बात, सिंगापुर के शांग्री ला डायलॉग में जापान के रक्षा मंत्री पहुंचे हुए थे। इधर से चीन की तरफ से भी रक्षा मंत्री ने चीन की उस सोच पर सीधा हमला बोल दिया, जिसमें बीजिंग जापान को नया सैन्यवादी राष्ट्र बताता रहा। जापान का सवाल साफ है कि परमाणु हथियार जिनपिंग साहब आपके पास है, तो मुझ पे क्यों तंज कस रहे? स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तुम्हारे पास है, मुझ पे क्यों तंज कस रहे? सैन्य विस्तार का काम तुम कर रहे हो, फिर सैन्यवादी हम कैसे हो गए? यह उस तंज का जवाब है जिसमें बीजिंग जापान को नया सैन्यवादी राष्ट्र कह रहा था। उसी सवाल का जवाब दिया गया, उसी तंज का जवाब दिया गया कि परमाणु हथियार तुम्हारे पास है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तुम्हारे पास है, सैन्य विस्तार तुम कर रहे हो, फिर सैन्यवादी हम कैसे हो? और दर्शकों, इस बयान ने पूरे इंडो पैसिफिक में नई बहस को तेज कर दिया, नई बहस छेड़ दी। ड्रैगन की टोक्यो की दो टूक आप देखिए। जापान सीधा सीधा वार करता हुआ नजर आए, सैन्यवाद के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। परमाणु को लेकर जापान ने चीन को जवाब दिया है कि आपके पास परमाणु हथियार है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है,
फिर सैन्यवादी जापान कैसे हो सकता है? और इस पूरे सैन्य विस्तार वाले मामले पर चीन जो है वो घिरता हुआ नजर आया, या यूं कह लीजिए कि अपने घुटनों पर थोड़ा सा बैकफुट पर वो नजर आया जापान के सामने। रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी का यह जवाब सुर्खियां बटोर लेती। जापान के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन चीन के पास है। चीन के पास है, और यही तो कहानी थी, यही तंज था जो चीन ने जापान पर कस दिया। ताइवान को लेकर पूरा माहौल दर्शकों एक बार फिर से गर्मा चुका है। यही है सारी की सारी इनसाइड स्टोरी जिसमें रक्षा मंत्री ने जवाब दिया है। रिपोर्ट दी। जापान का करारा वार, चीन पर सीधा प्रहार, सैन्य नीति पर उठाए सवाल। दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा मंचों में से एक सिंगापुर का शांग्री ला डायलॉग, और इसी मंच से जापान ने चीन के खिलाफ ऐसा पलटवार किया जिसकी गूंज अब पूरे एशिया में सुनाई दे रही है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधते हुए कहा, एक देश के पास सैकड़ों परमाणु हथियार है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, सेना का लगातार विस्तार हो रहा है, लेकिन सैन्यवादी जापान को कहा जाता है। संदेश साफ था, निशाना भी साफ था, और जवाब भी सीधा था। बीजिंग लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाई गई शांतिवादी नीति से हटकर फिर सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, लेकिन टोक्यो अब इन आरोपों को खारिज कर रहा है। जापान का कहना है कि हम अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं, किसी पर हमला करने की तैयारी नहीं, लेकिन सवाल सिर्फ सैन्यवाद का नहीं है, मामला ताइवान का भी है, मामला दक्षिण चीन सागर का भी है, और मामला पूरे इंडो पैसिफिक में बढ़ती चीनी सैन्य मौजूदगी का भी है। जापान का आरोप है कि चीन अपनी सैन्य ताकत तेजी से बढ़ा रहा है, लेकिन दुनिया के सामने पूरी तस्वीर नहीं रखता। ड्रैगन की बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर टोक्यो खुलकर चिंता जता रहा है। यही वजह है कि जापान ने अपने रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है, नई मिसाइलें खरीदी और अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तनाव तब और बढ़ गया जब जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने संकेत दिए कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान सैन्य हस्तक्षेप पर विचार कर सकता है, यानी ताइवान पर एक कदम और पूरे एशिया में टकराव का खतरा। उधर चीन शांग्री ला डायलॉग में भी रक्षात्मक नजर आ। लगातार दूसरे साल चीन के रक्षा मंत्री डोंगजुन सम्मेलन से दूर रहे। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अब एशिया में सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सैन्य और रणनीतिक वर्चस्व की जंग भी तेज हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका और जापान का गठबंधन, दूसरी तरफ चीन की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षा, और बीच में ताइवान जो कभी भी बड़े भू राजनीतिक टकराव की चिंगारी बन सकता है। परमाणु हथियारों से लैस चीन, सुरक्षा कवच मजबूत करता जापान, ताइवान पर बढ़ता तनाव और इंडो पैसिफिक में वर्चस्व की जंग। सवाल यही है, क्या एशिया नई शक्ति संघर्ष की ओर बढ़ रहा है या फिर आने वाले बड़े टकराव का ट्रेलर है? ब्यूरो रिपोर्ट, एंटरटेनमेंट। इधर जापान चीन को आग दिखा रहा है, उधर चीन नए नए प्रोजेक्ट जो है वो उसके देखने को मिल रहे हैं। परमाणु सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट जो है वो उसमें तेजी देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं, बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। चीन का परमाणु सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट जो वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। शिपयार्ड में युद्ध स्तर पर निर्माण इसका जारी है, और इसकी वजह से हिंद प्रशांत में रणनीतिक तनाव बढ़ा है। अमेरिका, जापान, फिलीपींस की चिंता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि आधा काम हो गया है। 2030 तक इस प्रोजेक्ट में एक नई ऊंचाई देखने को मिलेगी। नए 9 एयरक्राफ्ट की बात आ रही है, और यह तैयारी है, तैयारी अपनी ताकत दिखाने की, तैयारी अमेरिका को चैलेंज करने की, तैयारी है अमेरिका, जापान और फिलीपींस की मुश्किलें और उनकी चिंता बढ़ाने की। और इसी तैयारी में चीन जो है वो जुटा हुआ है। युद्ध स्तर पर काम जारी।
ताकि समय आने पर चीन अपनी ताकत दिखा सके। और चीन यही कर रहा है। सारे निर्माण काम इस प्रोजेक्ट से जुड़े वो किए जा रहे हैं और परमाणु सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करके एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम अब नए सुपर पावर की लिस्ट में और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम घटनाक्रमों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आपको मिलती रहेंगी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में सिर्फ हमारे खास शो वर्ल्ड वॉर में। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।